हेलो एवरीवन। हमने जो हमारा धातु और धातु का पार्ट वन था, पार्ट वन को देख लिया था। आज जस्ट हम देखेंगे कि जो हमारा पार्ट टू है, पार्ट टू में फिर पता क्या है। वैसे जो हमारा पार्ट वन था वो हमारा फाउंडेशन पार्ट था, मतलब उसमें हमने बस ये देखा था कि धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, धातु के कौन से गुण होते हैं और कौन से गुण नहीं होते, धातु किसे कहते हैं और धातु मतलब इन्हीं सभी में बस हमने यही सब कंप्लीट किया था, इसके सिवा कुछ नहीं किया था। ठीक, आज हम जस्ट देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं और जो अधातुएं होती हैं, इनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है। वैसे रासायनिक गुण पर ध्यान देना विशेष रूप से कोई बात होती नहीं है, बस हम जस्ट देखेंगे कि जो हमारा भौतिक गुण होता है आखिर होता क्या है। भौतिक गुण का अर्थ क्या हुआ, तो भौतिक मतलब ना शारीरिक। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी शारीरिक संरचना कैसे है, मैं मोटी हूँ, मतलब पतली हूँ, मेरा रंग सांवला है, मेरे बाल छोटे हैं, मेरा कद छोटा है, ये सभी का होते हैं फिजिकल मतलब भौतिक गुण, जिन्हें पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप नमक और चीनी को घोल रहे हैं, नमक चीनी मतलब पानी और नमक को घोल रहे हैं, तो वह रसायन भौतिक गुण है, क्योंकि आप नमक को पानी से पृथक कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए दूध से दही बन रहा है, तो आप पुनः दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो हमारा भौतिक मतलब रासायनिक गुण होता है। अब बात करते हैं कि रासायनिक गुण होता क्या है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक गुण वह गुण होता है जिन्हें हम पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो ये नहीं है कि जो हमारा दही होगा दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये होता है हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब जस्ट ये अर्थ होता है कि जैसे हम उस जो हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है, उस उत्पाद से पुनः हम अभिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा दूध होता है, यहाँ पर जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण वह गुण होता है जिससे हम अभिकारक से उत्पाद को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद से भी अभिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नमक और चीनी का घोल कर रहे हैं, नमक प्लस पानी का घोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक शरबत की प्राप्ति होगी, मतलब एक रस का प्राप्ति होगा। नमक और चीनी का जो विलयन होगा, विलयन की हमें प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम विलयन को पृथक करेंगे, तो यहाँ से हमें नमक और पानी का पुनः हमें मतलब पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब पुनः किसी वस्तु को प्राप्त करना उसकी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन रासायनिक गुण में ऐसी क्रिया नहीं होती। ठीक, तो बस समझेंगे कि जो हमारी धातुएं होती हैं और हमारी जो अधातुएं होती हैं, इनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो उपधातुएं होती हैं, इस ब्रह्मांड में कुल कितने प्रकार, कितने धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा पूरा संसार है, पूरे संसार में मात्र 118 तत्व पाए जाते हैं। आप जानते हो ना कि 118 तत्व पाए जाते हैं। बात करें कि कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 होती है। इसमें याद रखिएगा कि जो 93 होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो 93, 118 में से जो 93 तत्व होते हैं, ये हमारे धातु होते हैं। जो 118 में जो 93 तत्व होते हैं, ये हमारे धातु होते हैं। बचे हमारे कितने, यहाँ पर बात करें उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की संख्या तो 7 होती है, और बचा कितना, 18, क्योंकि 97 प्लस 93 प्लस 7 इक्वल्स 100, और कुल मिला के 118 हमारे तत्व ही है। तो बचे कितने, 18। तो इस ब्रह्मांड में कुल 18 अधातु पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई पूछे बताइए कि अधातुओं की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं की कुल संख्या 18 होती है। ठीक, इसको याद करने का बस बेसिक ट्रिक ये है ना कि इस ब्रह्मांड में आप जानते हो कि 118 तत्व पाए जाते हैं। अब 118 तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें 93 को धातु पाए जाते हैं, 7 को धातु पाए जाते हैं, और बचे 18 तो वो हमारे अधातु पाए जाते हैं। बस आप धातु को याद रखेगा कि इस ब्रह्मांड में बस 93 को धातुएं पाई जाती हैं, क्योंकि जब हम 7 को प्लस करेंगे तो वहाँ पे 100 होगा, तो जो 7 क्या होंगे, कम होंगे, तो वही तो होंगे, तो उपधातु होंगे। और जो हमारे बच्चे 18 का होते हैं, अधातु होते हैं। अब बात करते हैं उपधातु क्या होते हैं, तो उपधातु में हमारा एंटीमनी हुआ, ये स्टेरनस हुआ, ये सभी का होते हैं, हमारे उपधातु होते हैं। याद है पढ़ाते समय ना, मतलब थोड़ा सा माइंड कैसे पढ़ाया जाए इस पर फोकस करते करते ना निकल जाता है, वैसे सब याद है। ठीक, तो याद रखा कि ये हमारे का होते हैं, एंटीमनी हुआ, टंगस्टन हुआ, फिर बहुत से हैं, ये सब हमारे का होते हैं, उपधातु होते हैं। नहीं यार कौन बात ना, वो बस यहाँ पर नंबर याद रहेगा कि धातुएं 93 होती हैं, और उपधातुएं 7 होती हैं, और धातुएं हमारे क्या होती हैं, 18 होती हैं। धातु में कौन कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी का होते हैं, हमारी अधातुएं होती हैं। अब बात करते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण। ठीक, धातु और धातु के भौतिक गुण, क्योंकि आप जानते हो उपधातु को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उपधातु धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने दोनों की क्षमता पाई जाती है। तो धातुओं का गुण का अध्ययन करना कोई विशेष बात तो नहीं है, बस याद रहेगा। ठीक, नॉर्मल देखते हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। जो
मतलब इंपॉर्टेंट है एक दो, उसमें मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दूंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण क्या होता है। ठीक, अब भौतिक गुण का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आप एक कोई ना ठोस मतलब कोई धातु लीजिए जो आप उससे बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो, आपके सामने हमेशा रहता है, कोई काम उम पड़ता है तो हमेशा आप उसका उपयोग करते हैं। ऐसे धातु को आप चूज कीजिए जो आपके पास हमेशा विद्यमान है। सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए, याद रखिएगा लोहा। अब कैसे लोहा, तो आप देखते हो कि चाहे घर बनाना हो, चाहे मशीन मतलब हैंड पाइप लगवाना हो, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे घर का जंगला हो, चाहे घर का दरवाजा हो, चाहे घर की खिड़की हो, चाहे कुछ भी हो, धातु के कहा जाता है ना कि जो धातु होती है ये उद्योग की जननी होती है। यहाँ से एक पॉइंट याद रहेगा कि आपसे कोई पूछे ना कि बताइए कि उद्योग की जननी किसे कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो याद रहेगा, आपसे कोई पूछेगा बताइए तो उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कि जो हमारे उद्योग की जननी होती है इसे हम लोहा को कहते हैं। उद्योग की जननी हमारी लोहा एफई होती है। अब एफई लोहा क्यों होता है, तो आप देखोगे कि जितनी वस्तुएं बनती हैं वह बिना लोहे के नहीं बनती हैं। आप देखते हो कि जो बड़ी बड़ी मतलब गाड़ियाँ होती है, कुछ भी होता है, जो उसमें कसने का जो पुर्जा कल पुर्जा होता है जिससे वह बनी होती है, जिसका पार्ट ज्वाइंट होता है, वह सब लोहे से बनी धातुओं मतलब लोहे से बनी वस्तुओं का ही बना होता है। ठीक, उसमें का जो नट होता है सब लोहे से बना हुआ होता है। तो क्या होता है, ये हमारा उद्योग की जननी कहा जाती है लोहा। अब लोहा को आप सब जानते हैं। अब लोहा को अपना लोहा को उठा लीजिए, वैसे मेरे पास एक है, ये मतलब समझाने के लिए लाई थी, तो देख लीजिए। आप देखोगे कि ये जो लोहा होता है ना, ये धातु है, तो धातु लोहा है, तो सभी धातुएं इसी प्रकार होंगी। एक दो अपवाद में आ जाती हैं, तो अभी उतना छोड़िए, बस इतना देखिएगा कि ये देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो लोहा है, लोहा कठोर होता है ना, देखिए कठोर है ना। तो याद रहेगा कि जो धातुएं होती है, फर्स्ट पॉइंट इसका याद रखिएगा। ठीक, धातुओं के भौतिक गुण में पहला गुण ये याद रखिएगा कि धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। अब कठोर क्यों होती हैं ये तुम्हें मतलब, अब कठोर क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें ना जो संसंजक बल होता है, या कह सकते हो कि जो अणुओं के मध्य पाया जाने वाला अंतराणु बल होता है, ये बहुत दृढ़ होता है, जिसके कारण ये धातुएं क्या होती हैं, हमारी मजबूत होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अपवाद में इसमें याद रहेगा, अपवाद, अपवाद जो हमारा मरकरी होता है, आप जानते हो कि जो हमारा मरकरी Hg होता है, ये हमारा क्या होता है, तो धातु तो होता है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखेगा कि अपवाद में कि जो हमारी मरकरी होती है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। Hg कमरे किताब पर जो हमारी मरकरी होती है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो हमारी जितनी धातुएं होती हैं ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात ये कठोर होती हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी तो मुझे ही चलेगा। ठीक, देखिए ये मतलब मेरा लाइट है। ठीक, अगर मैं लाइट से इसको कनेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं इससे तार से कनेक्ट करूँगी तो आप देखोगे कि जो इसमें करंट का प्रवाह होगा ना, बहुत तेज़ी से होगा। इसमें जो करंट का प्रवाह होगा बहुत तेज़ी से होगा ना। आप किसी भी लोहा वहा को उठा लीजिए, या फिर एल्युमिनियम चांदी होती, आप ये सब उठा लोगे ना, देखोगे कि इसमें जो करंट का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। इसमें मतलब ये विद्युत का होती है, सुचालक होती हैं। इतना बताने के बस ये अर्थ है। दूसरा पॉइंट याद रखा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। ये क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसे होती हैं, तो इसे किसी जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में ज्वाइंट करके देख लीजिएगा, जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और यार इसमें पॉइंट याद रखा कि मतलब एग्जाम्पल, इसमें स्टार का चिन्ह कर लिखिए। सबसे मतलब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक विश्व मतलब संसार में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है, चांदी का माना जाता है। ये जब अपना विद्युत विभवांतर पढ़ोगे, मतलब विद्युत वहाँ पर पॉइंट बनता है कि आप बताइए किस वस्तु किस धातु का जो प्रतिरोध मतलब लगभग शून्य के बराबर होता है। पॉइंट बनता है कि आप बताइए कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिसका जो प्रतिरोध है लगभग शून्य होता है। तो याद रखिएगा कि वह चांदी होती है। चांदी का जो प्रतिरोध होता है लगभग शून्य होता है, क्योंकि इसमें जो करंट होता है ना, करंट बहुत तेज इसमें करंट का बहुत तेज फ्लो होता है। इसमें अगर मान लीजिए कि लोहा में थोड़ा बहुत कम रूप से फ्लो होता है, लेकिन चांदी में एकदम खतरनाक रूप से फ्लो होता है, एकदम तुरंत फ्लो हो जाता है। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है चांदी में बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर होता है। दूसरे में इसके बाद हमारा आता है कापर। कापर में भी जो हमारा मतलब पहला तो चांदी सबसे अच्छा विद्युत सुचालक होता है, दूसरा पर हमारा कापर होता है।
दूसरा पे हमारा कापर होता है, तीसरा पे हमारा एल्यूमिनियम होता है। आप घरों वरों में ना जो विद्युत सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, इसमें देखोगे तो लगभग एल्यूमिनियम की तार ही लगे होती हैं, क्योंकि ये मतलब विद्युत का अच्छे सुचालक भी होती हैं और सस्ते भी मिलते हैं। अब कोई चांदी का तार लगवाने लगे, अगर 2-3 किलो लग जाए तो वैसे ही 2-3 लाख लग जाएगा, तो उतना महंगा कोई नहीं लगवाता है। और कापर पे कुछ महंगा मिलता है तो उसका उपयोग नहीं होता है। एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम में थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी पाया जाता है और विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। अगर हम चांदी का तार लगवा रहे हैं और उसमें करंट का फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत सर्किट होगा ना, तो पूरे घर में बिजली आ जाएगी, मतलब करंट आ जाएगा। तो वहाँ पे हम चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट बस याद रहेगा कि चांदी महंगा होता है, कौन इतना महंगा लगवाने जाए। इससे अच्छा हम लोग घरों में एल्युमिनियम के तार का ही उपयोग करते हैं, और इससे भी थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं तो हम कापर के तार का उपयोग करते हैं। तो विद्युत जो हमारी धातु होती है, धातु विद्युत का सुचालक होती है। इन पॉइंटों को स्टार्ट देकर याद रहेगा कि जो चांदी होती है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसके बाद कापर होता है, उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम होता है। और जो फर्स्ट पॉइंट, धातु प्राय कठोर होती है, लेकिन विश्व संसार में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो हमारी मरकरी होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब देखिए, आप देख रहे हो कि ये क्या है, लोहा है ना, मतलब धातु है तो क्या है, ये लोहा है। धातु तो है, मतलब लोहा तो है, लेकिन ये क्या है, धातु है। आप देखते हो कि जो लोहा होता है, जो हमारा दरवाजा वरवाजा बनता है ना, तो उसको जो लोहा होता है, लोहा को पीट कर चपटा किया जाता है। ये जो लोहा है, लोहा को पीट कर चपटा किया जाता है, मतलब उसको चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आपका गेट उट होगा ना, तो गेट उट में देखिएगा, जब उस पर लगाया जाता है तो वह चपटा होता है, मतलब चादर का सामान होता है। और जब चादर का सामान होता है तो इसे हम कहते हैं आघात वर्धनीय। अब बात करते हैं कि आघात वर्धनीय का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हो कि आघात मतलब चोट होता है, अवर्धनीय मतलब सहन करने वाला है। तो जो चोट को सहन करने वाला होता है वो आघात वर्धनीय होता है। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट याद रखेगा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। घात धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। आघात वर्धनी का अर्थ बस ये होता है ना कि जो चपटी हो जाए, कितना भी घाव करते रहो टूटते नहीं है, बस चपटी होती जाती हैं। वैसे ज़्यादा मार दोगे तो चपटी हो जाए, मतलब टूट सकती हैं, लेकिन धातुएं प्रायः क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती है। अब किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सताने लगोगे तो टूट नहीं जाएगा। मान लीजिए कि ये धातु है, ये मतलब तार है, तार के सहन करने की क्षमता बस ये है कि ये एकदम इतना पातर हो सकती है। अब इसको और ठोकोगे तो फट नहीं जाएगा, फट जाएगा ना। तो ये का होता है, किसी भी चीज़ की सीमा होती है, उसके बाद उसको करके तो टूट सकती है। तो ये धातुएं का होती है, घात वर्धनी होती है। और कैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, अभी मान लीजिए ना, कोई व्यक्ति है, मतलब कोई मजाकिया व्यक्ति है, ठीक। अब वो हमेशा मजाक करता है, इसे छोड़ दीजिए, किसी को आप खूब धोते हैं रोज रोज। मान लीजिए ना, कोई आपसे छोटा है, ठीक। मान लीजिए कोई आपसे छोटा है, आप कहीं से ना कहीं से आते एक जपड़ लगा देते हैं, कहीं से ना कहीं से आते एक जपड़ लगा देते हैं। अब आप उसको इतना मार दिए हैं कि वह सीमा के अंतर्गत अब रह ही नहीं गया है। आप उसको रोज धोते रहे, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा ना कि वह उस आप ही को ठोक देगा, क्योंकि गाना कहेगा बहुत मारा था। तो किसी भी चीज़ की सीमा होती है, अगर सीमा से बाहर आप करोगे ना तो वह टूट जाती है। वैसे ही इसको इतना मत पीट दीजिए, टूट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसकी सीमा इस नाखून के इक्वल है, मतलब इतना ही पतला हो सकती है, अब आप उसे और मारे तो फट जाएगा, नहीं फट जाएगा ना, तो वह सहन नहीं कर पाता है। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इन्हें चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे अच्छा याद रहेगा कि सबसे अच्छी धातु जो आघात वर्धनी होती है, हमारी सोना होती है। सोना का प्रतीक Au होता है, क्योंकि जब आप ना जब अल्फा क्लोरो पढ़ोगे, मतलब ये जो हमारे रदरफोर्ड होते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तो आप देखोगे मतलब पढ़े होगे कि वहाँ पर उन्होंने जिस सोने की पन्नी का उपयोग किया था, वह लगभग 0.001 क्या थी, हमारे लगभग 0.0001 इतनी पतली सोने की चादर को उन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखा कि जो सोना होता है, सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है, क्योंकि इससे लगभग 0.0001 मतलब इतनी पतली हमारी क्या बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है, लगभग बस 1 ग्राम सोने में। 1 ग्राम सोने में हमारी इतनी पतली, सोच लीजिए, चादर बनाई जा सकती है। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती है। इसके बाद हमारा Ag हुआ, Ag भी बहुत अच्छा चालक, मतलब अच्छा आघात वर्धनीय प्रदर्शित करता है, और लोहा बहुत अच्छा प्रदर्शित करता है। तो सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, इसे स्टार पॉइंट याद रखा कि सबसे अच्छी हमारी आघात वर्धनी प्रदर्शित करने वाली धातु हमारी सोना होती है, क्योंकि इससे लगभग 0.001 पॉइंट का
क्या कर सकते हैं, हम इसका क्षारक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप देखो, ये तो खुद है कि आपने हमने जब धातु को मतलब धातु को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये धातु, ये सोना है, मतलब चांद क्या कहते हैं, लोहा ही है। आप देख रहे हो कि ये लोहा है, लोहा को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को हम तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक, 4 पॉइंट याद रहेगा कि जो धातु होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब ताना, तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अच्छा तन्यता धातु प्रदर्शित करने वाली हमारी सोना ही है, क्योंकि ये सोना के लगभग 1 ग्राम तार से, देखिए नहीं सोना नहीं है, सबसे अच्छी हमारी टंगस्टन है। टंगस्टन में सबसे अधिक हमारा तन्यता गुण पाया जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि जो हमारा ये हमारा जो बल्ब होता है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बस याद रहेगा कि जो ग्राम मतलब जो सोना होता है, सोना की लगभग 1 ग्राम भार से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तारें खींची जा सकती है सोना के 1 ग्राम भार से। और सबसे अच्छी बात करें तो टंगस्टन होता है। टंगस्टन से लगभग अदृश्य तारें खींची जा सकती है, मतलब जैसे दिखाई नहीं दे उसको उतनी पतली तारें खींची जा सकती है, क्योंकि टंगस्टन देखते हो, टंगस्टन का जो हमारा विद्युत का फिलामेंट होता है बहुत पतला होता है, तो वो हमारा टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन सबसे अच्छा का होता है, हमारा तन्यता का गुण प्रदर्शित करने वाली धातु होती है। आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए कोई आपको लोहे का टुकड़ा दिया जाए, अगर उसको आप पटक रहे हो तो उसमें देखिएगा ध्वनि निकलेगी। अगर आप कोई लोहा लीजिए, लोहे को कोई धातु का टुकड़ा लीजिए, धातु के टुकड़े को एकदम उठा कैसे पटक दीजिए, देखिएगा उसमें ध्वनि निकलेगी। तो ये धातुओं के द्वारा निकाली गई जो ध्वनि होती है ना, इसे हम धात्विक ध्वनि कहती हैं। 5 पॉइंट याद रहेगा कि जो धातु होती हैं, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, मतलब इनमें ध्वनि का गुण पाया जाता है। ध्वनि का गुण पाया जाता है, क्योंकि आप किसी भी धातु को पटकिएगा उसमें आवाज आता है। ठीक, 6 पॉइंट याद रहेगा कि जो धातु होती हैं, धातुओं का जो धातुएं होती हैं, एक ना 500 ग्राम, मैं बता दूंगी आएगा तो ठीक। माइंड देखिए, जो धातु होती है, धातुओं का घनत्व तो सब बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। जानते हो घनत्व तो क्या होता है, आयतन बटा क्षेत्रफल होता है। तो धातुओं का घनत्व ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आप याद रखेगा कि जो हमारा सोना होता है ना, बात करें कि जो हमारा सोना ये जो होता है और जो चांदी होता है, इनका अगर बात करें कि घनत्व तो कितना होता है, याद रखेगा कि जो हमारा सोना होता है, सोना का जो घनत्व 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बात करें वही जो हमारा चांदी होता है, चांदी का जो हमारा ना घनत्व होता है, ये लगभग 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 10.5 ये हमारा, इसी नोट किए होगा तुम ना। देखिए जो हमारा क्या होता है, मैंने कहा कि आप याद रखा कि इसमें स्टार का चिन्ह कर बताए लिखिए कि जो हमारा सोना होता है, सोना का जो घनत्व होता है ये लगभग 19.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बात करें कि जो हमारा चांदी होता है, चांदी का लगभग जो हमारा घनत्व होता है, ये हमारा होता है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, घनत्व होता है। तो धातु का घनत्व बहुत उच्च होता है। धातुओं का घनत्व का होता है बहुत उच्च होता है। अब बात करते हैं अधातु। तो अधातु में बस इसका जितना उल्टा है ना, उल्टा सब लिख दीजिए। धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है, और धातुएं ठोस नहीं होती हैं, ये होती नहीं। और मतलब ना अपवाद में रहेगा कि मैंने कहा कि यहाँ पर धातुएं का होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। धातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन पॉइंट बनाकर याद रखिएगा कि जो हमारा हीरा होता है, हीरा होता है, हीरा हमारा क्या होता है, कठोर होता है। ये संसार का आपसे कोई पूछे कि बताइए संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो याद रखिएगा सदा जो हमारा हीरा होता है, हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन आप जानते हो कि जो हीरा होता है, हीरा कार्बन का बना होता है, कार्बन अधातु होती है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये संसार का सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। तो अपवाद में याद रहेगा कि धातुएं वैसे कठोर नहीं होती है, लेकिन जो हमारा हीरा होता है, हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है इस विश्व का। ठीक, अब बात करते हैं, आप देखते होंगे कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है। देखिए अगर नहीं कोई आप दुकान पे जाइएगा, दुकान वैसे देखिएगा सोना होना, तो सोना होना को बहुत ज़्यादा चमक पाया जाता है, तभी तो उसका आभूषण बनाया जाता है, आभूषण बनाकर पहना जाता है। चांदी होती है, चांदी में भी बहुत ज़्यादा चमक पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में ये जो हमारा चमक का गुण होता है, चमक का गुण नहीं पाया जाता, मतलब उसमें चमकशीलता नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें अपवाद याद रखिएगा, अपवाद कि जो हमारा ब्रोमीन होता है और जो हमारा आयोडीन होता है, ये दोनों चमक युक्त हमारी अधातुएं होती हैं।
ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या होती हैं, चमक युक्त धातु होती हैं, अधातु होती हैं। और सामान्यतः जो अधातु होती है, अधातु की चमक मतलब अधातुओं में चमक का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो हमारा ब्रोमीन और जो हमारा आयोडीन होता है, इनमें क्या होता है, तो हमारे अधातुओं चमक का गुण पाया जाता है। ये सब क्या हुए, हमारे अपवाद हो गए। अब बात करते हैं, एक गुण याद रखेगा कि जो हमारी धातु होती है ना, धातु में भंगुरता गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात धातु को आप मारोगे तो जल्दी टूटता उठता रही है, मतलब तुरंत मारिएगा तुरंत टूटे उठेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं आप अधातु को मार रहे हो तो वो तुरंत टूट जाता है। तो याद रखेगा कि जो हमारी अधातुएं होती हैं, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। और धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। लेकिन जो हमारी धातु होती है, धातु में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अपवाद में याद रखेगा कि जो हमारा मैग्नीशियम, हाँ, जो हमारा मैग्नीशियम धातु है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, भंगुरता गुण पाया जाता है। तो अपवाद में याद रखेगा कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में भंगुरता गुण पाया जाता है, मारने पर टूट जाता है धातु होते हुए भी। और समानतः जो धातु होती हैं, धातुएं हमारे भंगुरता गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। और जो अधातु होती हैं, अधातु भंगुरता गुण प्रदर्शित करते हैं। अपवाद में कैसे, अरे कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से दूँ, जान दीजिए, जाता है हो जाएगा, कोई बात ना, बस अपवाद याद रहेगा कि अगर ना अगर मान लीजिए कोई लाइन सीधी जा रही है, मान लीजिए 10-15 लड़कों का एक गुट है, ठीक, 10-15 लड़कों का एक गुट है, लाइन सीधी है। अब कोई एकदम सीधा जा रहा है, एकदम उसी लाइन बाय लाइन से जो उसकी सीमा है, सीमा के अंदर जा रहा है। अब उसी में से एक दो ऐसे लड़के होंगे जो सीमा के विपरीत चले जाएंगे, तो वह क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। और जो लाइन से जाएंगे वह हमारे अपवाद में नहीं बल्कि उसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो उस सीमा से निकल जाएंगे और दूसरी लाइन चले जाएंगे तो क्या होते हैं, हमारे अपवाद होते हैं। ठीक, तो अपवाद का अर्थ यही होगा कि जो सभी धातु में जो होती हैं, ये हमारे भंगुरता गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वही जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भंगुरता गुण प्रदर्शित करता है, तो ये क्या होता है, हमारा अपवाद होता है। ठीक, अब 1-2 पॉइंट याद रहेगा रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण में बस मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ और इसे आप याद रहेगा जीवन भर। और आपसे क्वेश्चन एक भी छोटे होने वाला नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्रिया करना, इन सभी चीज़ों से क्रिया करना ईजी है। लेकिन जो पॉइंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर याद रखिएगा। ठीक, देखिए रासायनिक गुण में बस एक गुण याद रखिएगा कि जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक, जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे क्षारीय होते हैं। आप जानते हो कि जो धातु होते हैं, धातु मतलब अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो धातु होती हैं, धातु में जो धातु होती है समानता हमारे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, तो ये आयन का निर्माण करती हैं और ये अपवाद हो जाता है, मतलब ये उल्टा हो जाता है। ठीक, याद रहेगा कि आप जानते हो कि जो हमारे धातु और अधातु, धातु मतलब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करके परस्पर मतलब लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा NaOH हुआ और HCl हुआ, तो यहाँ पर हमारे H2O और NaCl का निर्माण होता है, मतलब जल और लवण का निर्माण होता है। लेकिन याद रखेगा कि जो हमारे ना जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, इसी पॉइंट में जो लाइक भाग गए, जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। और बात करें वही जो हमारे अधातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक, और धातु ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे अम्लीय होते हैं। और धातु ऑक्साइड का होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इस पॉइंट एकदम विशेष रूप से याद रहेगा कि जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, अर्थात जब हमारे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड, वह धातु ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो हमारा धातु ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है। वहीं जो हमारी अधातुएं होती हैं, जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है तो वह हमारा अम्लीय होता है। ध्यान दे बात करके